सांख्यिकी के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। सांख्यिकी में आज हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का तीसरा तरीका, अर्थात वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम आंकड़ों को तीसरे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली विधि हमने आपको बताई थी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की, और वह विधि थी वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण या पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण। दूसरा था सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, और आज तीसरा जो मेथड है वो हमारे पास है आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। अब आरेखी प्रस्तुतिकरण क्या होता है? आंकड़ों के आरेखी प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को रेखा चित्रों के द्वारा या चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। और जब चित्रों के द्वारा सारणी में रखे गए आंकड़ों को दिखाया जाता है तो वो ज्यादा क्या लगते हैं? आकर्षक लगते हैं, ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। आदमी उनको जल्दी से जल्दी समझ सकता है। इसलिए आंकड़ों को जो तीसरा मेथड है, जो आंकड़ों को मूर्त रूप देने का काम करता है, अमूर्त से मूर्त दिखाने का काम करता है। कैसे करता है? यहां पे देखिए, 1 2 3 4 5 यानी 5 तक ये जो लंबे लंबे आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, इनको आदमी दूर से ही देखकर पता लगा सकता है कौन सबसे लंबा है, फिर कौन छोटा है, फिर कौन बड़ा है, फिर बड़ा है, इस प्रकार से देख सकता है। लेकिन यदि वो इस प्रकार की सारणी को देखेगा तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो आंकड़े क्या होते हैं? ये तो क्या है? अमूर्त रूप है, ठीक है? इससे ये मूर्त रूप में आ जाता है, ये मूर्ति बन जाती है, ठीक है? तो ये पहला दंड कैसा है, ये दूसरा कैसा है, तीसरा ये दंड है, ये आयताकार है। इनका जो आकार है कैसा है? आयताकार है, क्योंकि आयत में क्या होता है? लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है, और चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। तो आंकड़ों का जो आरेखीय प्रस्तुतिकरण है, इसमें हम आंकड़ों को क्या कर सकते हैं? आरेखों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आंकड़ों के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि किस रूप में होते हैं? पहले टेबल के रूप में होते हैं, सारणी के रूप में होते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आंकड़ों का क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है। किस विधि से? आंकड़ों की आरेखी प्रस्तुतिकरण के द्वारा। पहला है, देखो भाई, ज्यामितीय आरेख आता है, दूसरा आता है बारंबारता आरेख, और तीसरा आता है अंक गणितीय रेखीय आलेख। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? आंकड़ों को आरेखीय रूप में या डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ज्यामितीय आरेख। तो ज्यामितीय अर्थात रेखा गणित। ज्यामिति आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स आपने जरूर देखा होगा। तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो जो सामान दिया रहता है, उसके अंदर प्रकार दिया रहता है, चांदा दिया रहता है, ठीक है, या उसके अंदर क्या दिया रहता है? स्केल दी रहती है। वो किस लिए दी रहती है? उनका कुछ ना कुछ आकार होता है। यदि हम स्केल का आकार देखें तो कैसा होता है? आयताकार, ठीक है। यदि हम क्या देखें? चांदा देखें तो कोई चांदा क्या होता है? पूरा गोल होता है, कोई आधा होता है। यदि हमें सर्किल बनाना है, ठीक है, पूरा क्या करना है? एक वृत्त बनाना है, तो क्या दिया रहता है? प्रकार दिया रहता है। तो देखिए, तो जो प्रकार की मदद से हमने कोई गोल बना दिया, तो वृत्ताकार आकृति उदाहरण होगा किसका? ज्यामितीय आकार का, ठीक है। जैसे ये आयताकार, ये वाला है, दंड है या स्तंभ है, ये कैसा है? आयताकार है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी ज्यामितीय चित्र का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे हम आरेखों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ज्यामितीय आरेख में, तो वो सारे के सारे जो हैं कि ज्यामितीय आकार वाले होते हैं। चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो लाइन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। ओके, तो देखिए ज्यामितीय आरेख। अब ज्यामितीय आरेख, अब इन दो को आप छोड़ दीजिए, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगने वाला है। लेकिन इसको हम इस प्रकार से आपको बताएंगे कि आपकी समझ में ये चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जबकि हम आंकड़ों को किस विधि से प्रदर्शित कर सकते हैं? आरेखी विधि से प्रस्तुत कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला है ज्यामितीय आरेख। अब ज्यामितीय आरेख में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ए, अब हमने 2 छोड़ दिए, आप 2 पे नजर मत डालिए। ए पहला है दंड आरेख, बार डायग्राम। पहला क्या है? दंड आरेख है। अब दंड आरेख भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे है सरल दंड आरेख, दूसरा क्या है? बहुदंड आरेख, तीसरा है घटक दंड आरेख, और चौथा है वृत्त आरेख। ये सारे दंड आरेख के प्रकार हैं, ठीक है जी, दंड आरेख के प्रकार हैं। अब यहां पर आता है कि जो दंड आरेख है, ठीक है, कि जो दंड आरेख है, इसमें किस प्रकार से आंकड़ों को दिखाया जाता है?
तो देखिए इसको मैं दिखाते कैसे हैं, इस प्रकार से देखिए हम सरल दंड आरेख का उदाहरण लेते हैं पहले, जिससे हम दंड आरेख तक हम जल्दी से पहुंच सकें। पहले हमारे पास इस प्रकार की टेबल दी होगी, तो इसमें क्या दे रखा, वर्ष दे रखा है 2009 से लेकर और 13 तक। गेहूं का उत्पादन 50 टन से लेकर अर्थात 2009 से लेकर और 2013 तक का उत्पादन दे रखा है गेहूं का। एक काल्पनिक क्या है, टेबल है, तालिका है। अब इसकी सहायता से क्या करना है, हमने सरल दंड आरेख बनाना है। तो ये सरल दंड आरेख का यहाँ पर उदाहरण है, अर्थात ये बना रखा है। ये तो टेबल हो गया, ये तो दे रखी हो रहती है, ठीक है जी, लेकिन ये हमने बनाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या है, तो देखो जितने भी वर्ष दे रखे हैं, तो वर्ष तो हमारे नीचे अर्थात एक्स अक्ष पर आएंगी, ओके। अब जो हमारा उत्पादन है वो हमारा किस पर आएगा, ओ वाई अर्थात वाई अक्ष पर आएगा। यहाँ पे लिखा भी है गेहूं का उत्पादन टन में। अब टन कितने का होता है, 1000 किलोग्राम बराबर होता है एक टन। कितने का, 1000 किलोग्राम का होता है एक टन, ओके। तो इस खड़ी वाली लाइन पर अर्थात वाई अक्ष पर हमारा उत्पादन दिखाया जाएगा टन में। पड़े वाले पर क्या दिखाया जाएगा, वर्ष दिखाया जाएगा। तो उत्पादन किसके अनुसार चलेगा, वर्ष के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो दंड आरेख में क्या होता है कि जितने भी दंड आरेख हमें आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो दंड आरेख हमेशा कैसे होता है, ये होता है एक विमी आरेख, सिंगल डायमेंशियल, ठीक है, सिंगल डायमेंशियल होता है, अर्थात इसमें चौड़ाई और लंबाई में से एक को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यह एक में सब समाया रहता है। कैसे समाया रहता है, अब देखिए भैया, जैसे हमने पहले इसको जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ नजर डालनी है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा और सबसे कम कितना है। तो यहाँ पर देखा हमने 50 सबसे कम है और सबसे ज्यादा 350 टन है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पैमाना मानना है कि हम कि जब इस डायग्राम को बनाएंगे कॉपी के ऊपर, तो कितना हमारा 1 टन लेगा, 2 टन लेगा या उससे ऊपर लेगा। तो मैंने पैमाना मान लिया, ठीक है जी, पैमाना यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक। लेकिन मैंने इस समय सुविधा के लिए अपनी यहाँ पे लिखा हुआ, आप ऊपर लिख देंगे इस फिगर के ऊपर, 1 इंच बराबर 50 टन। क्यों माना मैंने 1 इंच बराबर 50 टन, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उत्पादन हमेशा जो आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, वाई अक्ष पर आएगा। तो देखिए 50 ये दिखा दिया हमने, ठीक है, 1 इंच बराबर 50 टन, अर्थात 1 इंच की रेखा यहां से लेकर यहां तक 1 इंच की हमने रेखा खींची, तो ये 50 टन को दिखाएगी। 2 इंच कितने को दिखाएगा, 100 को। 3 कितने को दिखाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से लेकर और यहां तक हमने क्या करना है, 5 सत्ता 35 यानी कि 35, ठीक है, तक बढ़ना है, अर्थात हमने 350 तक हमने गेहूं के उत्पादन को दिखाना है। तो इसलिए हमने कितने इंच तक की लाइन खींचनी है, हमने खींचनी 1 1 2 3 4 5 6 7 इंच की लाइन खींचनी है, ठीक है। और चार्ट बड़ा है तो हम 2 इंच बराबर 50 टन मान सकते हैं। यदि कॉपी छोटी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 टन, 2 सेंटीमीटर अर्थात वो फिर 50 50 50 50 का अंतर रहेगा, ठीक है, गैप्स में 50 फिक्स रहेगा, ओके। फिर क्या करना है, इसके बीच, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक और यहां तक यहां तक यहां तक अर्थात इसके बीच इसके बीच इसके बीच और इसके बीच, सबके बीच जो गैप होगा बराबर होगा, गैप होगा बराबर, ठीक है, अंतर होगा बराबर, ठीक है जी। अब इसको सिंगल डायमेंशियल या एक विमी चित्र क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हाइट को देखा जाता है या ऊंचाई को देखा जाता है, ऊंचाई को ही नजर में रखा जाता है, क्योंकि ऊंचाई के द्वारा ही पता लगता है कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है या किस वर्ष में कम हुआ है या किस में ज्यादा हुआ है कम हुआ है, इस प्रकार से तुलनात्मक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो हम, तो इसको कैसे बनाना है, देखो भाई जीरो से यहाँ से हमने क्या कर दिया, आधे सेंटीमीटर की हमने क्या कर दी, दूरी ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से एक पॉइंट और ले, यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर हमने देखा, यहाँ नजर डाली 2009 में कितना उत्पादन है, 50 टन। तो हमने क्या करना है, यहाँ 50 के यहाँ आगे जाना है, इसको यहाँ इस प्रकार से नीचे खींचना और 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, चौड़ाई लेते हुए इसको यहाँ मिला देना है। तो फिर जितना हमने यहाँ पे अंतर लिया आधा सेंटीमीटर का, इतना ही अंतर यहाँ पे भी रहेगा, इतना अंतर यहाँ रहेगा, इतना अंतर यहाँ रहेगा, इतना अंतर। ये जो दंड है इनको स्तंभ भी कहते हैं, आपस में चिपकेंगे नहीं, इनको अलग अलग बनाना पड़ता है, अलग अलग बनाना पड़ता है और इनको बराबर क्या करना है, चौड़ाई बराबर देनी है। जैसे हमने कहा 1 सेंटीमीटर इसका है, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर, जिससे ये सुंदर लगे, ठीक है। सुंदर लगने के लिए इसको बड़ा भी बन सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बेकार लगेगा, क्योंकि हमने कहा कि ये कैसा होता है, ये एक विमी आरेख है, ठीक है, ऐसे एक विम अर्थात इसमें ऊंचाई को देखा जा रहा है,
ठीक है जी, क्योंकि ऊंचाई क्या बता रही है कि 2009 में 50 टन का उत्पादन हुआ, ये परिमाण को बता रही है, तो इसमें केवल हाइट या ऊंचाई को या लंबाई को ही देखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एक विमी चित्र। तो इस प्रकार से क्या करना है, देखो भैया, यहाँ से लेकर यहाँ पर आधा सेंटीमीटर का निशान लगाया, ओके, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया। आगे बढ़ने की बात तो बहुत बात की है, पहले सीखना है पेंसिल से रफ कॉपी में। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर 2009 वर्ष लिखेंगे, 2009 में कितना उत्पादन हो, यहाँ देखना है इसके, ठीक है, यहाँ से ले जाना है, इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको यहाँ कर एक ड्रॉ करनी है। तो इस प्रकार से ये आ गया 50 टन, ठीक है। सेम अंतर यहाँ पे रहेगा। अगला आ गया हमारे यहाँ नजर डालने, 2010 में कितना हुआ, 150 टन। 150 टन कहाँ है, यहाँ देखा नजर, इस प्रकार से, फिर गैप हो गया, ठीक है। अगला 250 टन, तो प्रत्येक में अंतर चलता चला जाएगा और इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा कौन सा, सरल दंड आरेख। क्या बन जाएगा, सरल दंड आरेख। इसको स्तंभ आरेख भी कहते हैं। तो इसमें दिखा रहे हैं हम कैसे गेहूं के उत्पादन को दिखा रहे हैं कि कैसे समय अनुसार दिखा रहे हैं, वर्ष के अनुसार दिखा रहे हैं। इसलिए जो ये उदाहरण रहता है, ये काल श्रेणी का उदाहरण है। किस श्रेणी का उदाहरण है, काल श्रेणी था। काल मीन्स होता समय के अनुसार हम यहाँ पर गेहूं के उत्पादन को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार के आरेखों में हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रकार के, अर्थात जो क्या है बारंबारता श्रेणी वाले आंकड़े हैं और जो गैर बारंबारता वाले आंकड़े हैं, दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस अर्थात सरल दंड आरेख को बना सकते हैं, या हम ज्यामितीय आरेख को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सरल दंड जो आरेख हैं अधिकांश कहाँ प्रयोग होते हैं, विविक्त चरों में प्रयुक्त होते हैं। जो दंड आरेख हैं वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं, विविक्त चर, जहां पर मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे परिवारों की संख्या, धर्म हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, जैसे हो गया लिंग है, जाति है, धर्म है, देश है, ठीक है, छात्रों की अंकों की संख्या है, छात्रों की संख्या है, फिक्स रहती है, ठीक है, पूर्णांक में रहती है। छात्रों की संख्या ऐसा तो हो नहीं सकती है कि कितने छात्र संख्या है, किसी ने बोले 12.5, तो 12.5 तो हो नहीं सकती, 13 होगी या 12 ही होगी, ठीक है। परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है वो भी फिक्स होगी, लेकिन 7.5 नहीं होगी, 6.5, 5.5 नहीं, फिक्स होती है, पूर्णांक में होती है। तो जनसंख्या के आंकड़े भी हम क्या कर सकते हैं, वो दंड आरेख के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं या ज्यामितीय आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं, बारंबारता वाला भी और गैर बारंबारता वाले आंकड़े भी। तो जनसंख्या के आंकड़े क्या होते हैं, साक्षरता के आंकड़े हैं। हम सनवार अनुसार चलते हैं, वर्ष अनुसार चलते हैं, तो फिर क्या हो गए, जनसंख्या के आंकड़े स्त्री पुरुष के दोनों को दिखाए जा सकते हैं, साक्षरता के, ठीक है जी। उत्पादन के आंकड़े भी इस पे दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब तमाम प्रकार के आंकड़े यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं और ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला चित्र बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक। अब दूसरा जो हमारा क्या है कि हमने बात की सरल दंड आरेख की, जो कि ज्यामितीय आरेख की बात कर रहा हूं मैं केवल, इसलिए मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये चारों जो आरेख हैं ये ज्यामितीय आरेख में आते हैं। किसमें आते हैं, ज्यामितीय आरेख में आते हैं, क्योंकि ये जो पहला वाला दंड है ये तो आयताकार है। तो आयताकार या आयत की आकृति का है, लंबाई अधिक है और चौड़ाई क्या है, कम है। तो एक ज्यामिति की आकृति होती है। त्रिभुज भी क्या होता है, ज्यामिति की आकृति होती है। ये वृत्त होता है गोलाकार, वो भी क्या होती है, ज्यामिति की आकृति होती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है हमारे पास बहुदंड आरेख, अर्थात प्रत्येक जो दंड आरेख है वो अलग अलग चीजों के लिए बने हैं भैया, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए बने। जैसे गिलास किस लिए बना हुआ है, कटोरी किस लिए बनी हुई है, थाली किस लिए बनी हुई है, मतलब अलग अलग आइटम को रखने के लिए, खाने के लिए बना रखा है, किसमें क्या रखेंगे, क्या परोसेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये अलग अलग हैं कि किसमें हम क्या क्या आंकड़े रखेंगे। ऐसा नहीं कि सभी आंकड़ों के लिए एक ही बना दिया, ठीक है। तो दूसरा है बहुदंड आरेख। अच्छा, जिस दंड आरेख में एक से ज्यादा दंड होते हैं, ये तो सिंगल है, ठीक है जी, सरल दंड आरेख है, ये सिंगल दंड है। इसमें देखो अकेला है, अकेला है, अकेला है बेचारा, अकेला है, अकेला है, अकेली जिंदगी क्या कर रहा है, जी रहा है। अब क्या होता है कि जब बहुदंड आरेख बनाया जाता है तो क्या करते हैं कि तुलना करने के लिए ऐसे आरेख बनाए जाते हैं, ऐसे चित्र बनाए जाते हैं कि जिसमें आंकड़ों की आपस में तुलना की जा सके। और वो भी क्या होता है, आरेख एक ही चित्र बने, ठीक है, एक ही डायग्राम पे बनेगा। तो इसका उदाहरण देते हैं, भारत का आयात निर्यात टन में। हमने उदाहरण के लिए ले लिया कि भारत ने कितना आयात कितना निर्यात किया, ये टेबल है, ये तो बनी बनी मिलेगी, ठीक है जी। आपने क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो देखो हमने क्या मान लिया कि वर्ष यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी, निर्यात यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्यात किस में दे रखा है, टन में, और आयात भी लिखा है टन में। तो हमने एक ही डायग्राम पे क्या दिखाना है, निर्यात भी दिखाना है और आयात भी दिखाना है। और पहले वाले हमने क्या दिया, गेहूं का उत्पादन। यदि हम पहले वाले की तरह निर्याती निर्यात दिखाएंगे वर्ष के अनुसार तो बन जाएगा सरल दंड आरेख, या आयाती आयात दर्शाएंगे तो बन जाएगा सरल दंड आरेख। लेकिन दोनों को एक साथ दर्शाएंगे तो बन जाएगा क्या, बहुदंड आरेख। अर्थात
जिस आरेख में एक से ज़्यादा दंड होते हैं वो बहुदंड आरेख होता है, ठीक है? और यहाँ पर 2 प्रकार के डेटा एक ही साथ दिखाए जाते हैं और इनमें आपस में तुलना भी की जा सकती है, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने दर्शा रखा है। सेम क्या करना है, देखो भाई वर्ष है, तो वर्ष हमारे नीचे वाले पे आएँगे सीधे, ठीक है? एक्स अक्ष पर हमारा वर्ष आएगा और हमारा जो ये ओ-वाई अक्ष है, यहाँ पर क्या लिखा है भारत का आयात निर्यात टन में। तो ये जो टन है ये वाला कहाँ दिखा रखा है, निर्यात और आयात टन में है, तो ये हमेशा यहाँ रहेगा, ठीक है? ये जो परिमाण है, ठीक है? जो क्वांटिटी हम माप रहे हैं, यदि हमें जनसंख्या भी दिखानी है, तो वो खड़े पर आएगी, वर्ष नीचे ही रहेंगे, ओके? अब यहाँ सबसे पहले उसको बनाने के लिए क्या करना है, निर्यात और आयात का जो यहाँ पर डेटा दे रखा है, इसमें सबसे कम कितना है और सबसे ज़्यादा कितना है, उस पर नज़र डालनी है, तब हमारा पैमाना सेट होगा, उसी के अनुसार हमारी हाइट क्या होगी, इस रेखा की हाइट तय होगी और तब उसके बाद इनकी भी हाइट क्या होगी, तय होगी, ऊंचाई तय होगी। तो सबसे कम कितना है, 1000 है और सबसे ज्यादा कितना है, 3500 टन का दिखा रखा है। तो इन दोनों को तो एक ही साथ आना है, तो यहाँ देखना है, एक यहाँ देखना है। तो देखो हमने पैमाना मान लिया, क्या मान लिया, देखो भाई पैमाना यहाँ हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, 1 इंच बराबर 500 टन दिखा दिया। तो देखिए 1 इंच अर्थात यहाँ से यहाँ 1 की दूरी कितनी है, 1 इंच, फिर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच, तो 7 पंजे 35, ठीक है? यानी कि 500 को हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो 3500 आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से हमने मान लिया कि 1 इंच बराबर 500 टन, ठीक है? तो 500 टन यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 500 का 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, इसको लिख देना है, ठीक है? इससे ऊपर तो कोई आंकड़ा है नहीं, ठीक है? तो 1000 से लेकर और 3500 के बीच जितना भी निर्यात और आयात के आंकड़े वो सारे इसी में आ जाएंगे। अब सीखना क्या है, देखो ये वर्ष वर्ष हमने कहा यहाँ लिखने हैं। अब वही जो पहली बार बताई थी हमने, ये भी कैसा है, ये भी सिंगल डायमेंशियल है, एक विमी आरेख है। इसमें चौड़ाई भले हम बराबर कर रहे हैं चौड़ाई, लेकिन देखा क्या जा रहा है, हाइट ऊंचाई देखी जाएगी, क्योंकि मापना तो हमने क्या है, उत्पादन तो है नहीं, यहाँ पे हम निर्यात और आयात देख रहे हैं कितना टन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जिसकी हाइट है, इट मीन्स वह आयात और निर्यात में से कौन सा, उसको नजर डालनी है, ठीक है? इसलिए इसमें केवल हाइट को देखा जा रहा है, ऊंचाई को देखा जा रहा है, इसलिए यह भी एक विमी आरेख है। कैसा आरेख है, एक विम, सिंगल डायमेंशनल है। तो देखिए जैसे हमने दिखाया कि 2015 में जो निर्यात है वो कितना है, 1000, ठीक है? कितना है, 1000 और आयात कितना है, 1500, ठीक है? 1500। तो देखिए 2015 में हमने दिखा दिया 1000 निर्यात। तो पहले आप क्या करेंगे, निर्यात का बनाएंगे, यहाँ से लेकर देखिए भैया, यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, ठीक है? क्या करना है, 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, या आधा सेंटीमीटर कर सकते हैं आप कॉपी के हिसाब से, यहाँ तक छोड़ना है। अब उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहले लेना है 1 सेंटीमीटर और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है जी? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर हो गया, आधा सेंटीमीटर तो हमने जगह खाली छोड़नी है यहाँ पर, ठीक है जी? सेम जितना यहाँ पर छोड़ा खाली, आधा सेंटीमीटर यहाँ भी छूटेगा, यहाँ भी छूटेगा, यहाँ भी छूटेगा और यहाँ भी छूटेगा, ठीक है? तो पहले आप एक बना लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2015 में निर्यात कितना किया भारत ने, 1000 टन। तो 2015 में 1000 कहाँ पे, देखो भैया यहाँ पर है 1000। तो हमने क्या करना है, यहाँ चिपकाना नहीं है इसको, यहाँ से हमने एक रेखा सीधे ड्रॉ की नीचे की तरफ और इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहले 1000 टन निर्यात का पहला वाला दंड, ये वाला, ठीक है? अगला देखिए निर्यात का, आयात कितना किया भारत ने, ज्यादा किया, 1500 टन का। तो 1500 अर्थात अब इसको अलग नहीं बनाना है, इस क्योंकि 1000 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको कहाँ तक बढ़ाना है, 500 और बढ़ाना है, अर्थात 1000 में 500 और जोड़ेंगे कितना, 1500 हो जाएगा। तो इसके सामने ठीक 1500 और इसको नीचे लाना है, तो ये क्या दिखा रहा है, 1500 टन को दिखा रहा है। तो पहला वाला जो ये वाला है, ठीक है जी, ये किसको दिखा रहा है, निर्यात को। दूसरा वाला क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आयात को। तो ये जो दंड है, दो हैं, ठीक है? इसीलिए इसको कहा क्या, बहुदंड आरेख, कि दो दंड आपस में चिपकेंगे। यदि 3 दंड भी रहते तो 3 आपस में चिपकते, लेकिन अगले वर्ष का फिर क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है चिपकाने वाला, कुछ है नहीं, ठीक है जी? तो इस प्रकार से इसको ऊपर जोड़ेंगे। मैं दूसरे बता देता हूँ, अंतर बराबर रखना है। अगला देखो 2016 में कितना हुआ, 1500। तो 1500 तो ठीक इसके सामने आ गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से स्केल लेनी है, यहाँ से नीचे खींचा, ठीक है जी? इसको भी यहाँ से नीचे खींचा और उसके बाद अगले देखा 2000, तो इसमें 500 और जोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने क्या कर दिया फिर उसको ऊपर कहीं और लेके, यहाँ पर देखना नजर, क्योंकि यहाँ पे मीटर का पैमाना लगा हुआ है कि कितना, नदी का जल ऊपर चला गया।
ठीक है, और यहाँ तक गया 2000, तो यहाँ से ऊपर उठाया और इसको नीचे गया, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसे ही बनाने हैं सभी, सभी ऐसे बनाने हैं, लेकिन इसमें मेन बात है कि हम कैसे पहचानेंगे कि निर्यात का कौन है और आयात का, ठीक है, खंबा कौन सा है, स्तंभ कौन है। तो देखो यहाँ संकेत बनाना है। देखो ये वाला जो संकेत मेरा बना रखा है, पहले हमने एक बॉक्स बनाया, फिर लाइनें खींची खड़ी और इसको इस प्रकार से तिरछे से क्रॉस कर दिया। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया निर्यात। तो ये पहला वाला जो ये दंड है ये निर्यात का है, ठीक है, संकेत दे रखा है कि निर्यात का है। और दूसरा वाला जो हमने इस प्रकार से खींच रखा है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से लाइन, ठीक है, ये वाला, तो ये संकेत किसका है, आयात का है। तो आदमी देखेगा कि निर्यात का आंकड़ा कौन सा है और आयात का कौन सा है, अर्थात कौन सा दंड इसमें निर्यात का है, कौन सा आयात का है। तो विभिन्न वर्षों में देखो आयात और निर्यात दिखाई जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो भारत ने क्या किया, आयात किया, वो किया 2019 में, कितना, 3500 टन, इसलिए सबसे ऊपर चला गया। अब हमने इसको आयात ही क्यों कहा, क्योंकि हमने यहाँ पर संकेत मान लिया कि ये हमारा किस चीज का है, आयात का है। और जो हमने इधर क्या कर रखा है, ये निर्यात का है। निर्यात कितना हुआ था उस समय, 2500 टन, ठीक है जी। तो 2500 इधर से लाइन जाएगी तो ये 2500 टन हो गया, इस प्रकार से देखिए, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से कर रखा है और फिर क्रॉस कर अलग अलग दिखा सकते हैं। आप रंग भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, अलग रंग इसमें, अलग रंग इसमें, अलग रंग इसमें, अर्थात सेम जो रंग यहाँ पर फिक्स हो गया एक के लिए, निर्यात के लिए, तो प्रत्येक जगह निर्यात के लिए एक ही रंग होगा और आयात के लिए दूसरा रंग होगा, अर्थात दोनों में अंतर करने के लिए अलग अलग रंग आ जाएंगे। तो जो एक रंग दो, मतलब दो रंग ही इसमें यूज होंगे। मतलब इसमें लाल हो गया, ठीक है, इसमें पीला, फिर इसमें लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला, और संकेत यहाँ पे बना रहेगा जिससे आदमी आसानी से जान सके कि कौन सा रंग किसको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला है आयात का और ये वाला है निर्यात का। तो देखिए भारत ने क्या किया कि 2019 में ना 3500 टन, ठीक है, 3500 टन का, जबकि निर्यात मात्र कितना किया, 2500 टन का किया। अर्थात भारत, सभी में देख रहे हैं हम, ये नीचे है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, अर्थात भारत क्या कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है और आयात क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। तो तुलना की जा सकती है 2 वर्षों में, ठीक है, इन दोनों दंडों की तुलना कर सकते हैं कि निर्यात ज्यादा हो रहा है कि आयात कम हो रहा है। इसमें तुलना कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, या फिर वर्ष के आधार पर कर सकते हैं कि 2019 की तुलना में इस हम 2015 से कर सकते हैं, या 16 की तुलना हम 2018 से कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी काल श्रेणी का उदाहरण है। तो जनसंख्या के जितने भी डेटा होते हैं, ठीक है, जनसंख्या को दर्शाना है, तो वो भी हम क्या करते हैं कि दंड आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इसमें रंग लगाना है, ठीक है जी, जैसे हमने बताया इसमें रंग लगाना है, इसमें भी रंग लगाया जा सकता है। हमने 50 लिख दिया, 150 यहाँ से लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है इसके ऊपर लिखना है, लिखना जरूरी है, लेकिन ये आपस में चिपकाने नहीं भैया, डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने केवल आपको ये ज्यामितीय जो आरेख है उसके अंदर हमने आपको बताया दंड आरेख के बारे में, सरल दंड आरेख और बहुदंड आरेख। अभी 2 छूट गए, तीसरा और चौथा, इसको हम फिर आगे के वीडियो में बताएंगे। उसके बाद फिर हमारा बारंबारता आरेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर गणितीय अंकगणित रेखीय आरेख है, ये भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, या आप नॉन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, अर्थात कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट है, चाहे साइंस के हैं, ठीक है, जहां मैथ्स लगी हुई है, ठीक है, वहां ये रहेगा, सांख्यिकी हर जगह रहती है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्टों को जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। और जो हमारा ये प्रस्तुति करने का तरीका है, ये तीसरा तरीका है। कौन सा तरीका है, तीसरा, आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। तो इसमें बारंबारता वाले आंकड़े भी और गैर बारंबारता वाले आंकड़े भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो इन चित्रों की सहायता से जब आंकड़ों को दर्शाया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं, ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं और सरलता से आदमी की समझ में आ जाते हैं। तो आई होप कि यह टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।